हाँ जी, चलिए। तो ब्रेक के दौरान कुछ कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, तो अब बोल दीजिए। जितनी अभी तक चर्चा हुई है उसमें आपको लगता है कोई क्वेश्चन है तो आप बोल दीजिए, ताकि फटाफट उनको क्लियर करें, फिर आगे बढ़े। हाँ जी। एक तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कल एक क्वेश्चन आया कि ये सब चर्चा का हमारे जीने से क्या मतलब है, ऐसे ही अभी भी कुछ लोग के मन में ये आ ही रहा होगा कि ये सब समझना मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो आधा घंटा रुकें तो फिर समझ में आएगा कि ये समझना मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, और फिर ये भी समझ में आएगा कि ये समझे बिना जीना नहीं है। इसके लिए आधा घंटा रुक जाइए। तो अभी केवल इतना ही करें कि बोर्ड के साथ साथ चलें। और दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि आपके अभी तक हमारे पास जो लॉजिक है वो फिजिकल वर्ल्ड का लॉजिक है, और फिजिकल वर्ल्ड के लॉजिक को एक्सटेंड करके हम क्रियाशून्य वस्तु को समझना चाहते हैं। हमारा लॉजिक किसका है? क्रियाशील वस्तुओं का। क्रियाशील वस्तुओं के लॉजिक को एज इट इज हम क्रियाशून्य को समझने के लिए एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। क्रियाशून्य को समझने के लिए उसका अपना लॉजिक है। तो क्रियाशून्य को क्रियाशून्य के लॉजिक से समझेंगे कि क्रियाशील के लॉजिक से क्रियाशून्य को समझेंगे? तो ये थोड़ा सा हमको अपने में जगह बनानी होगी, तो हम चीज़ों को पचा पाएंगे। बोलिए सर वैसे आपने पहले बताया था कि जो फोर्स और एनर्जी और जो ऊर्जा है वो फिजिकल एंटिटीज से उत्पन्न होती है, उनके बीच में इंटरेक्शन से आती है। ऐसा नहीं बताया था मैंने। मतलब पहले जब हमने इकाइयाँ का बात जब किया था कि उसके अलावा क्या है, इकाइयों के बात किया तो ये बात किया कि यदि हम इकाइयों को देखते हैं, यदि हम इकाइयों को देखते हैं तो उनको देखने से हमको ये ध्यान में आ जाता है कि सभी इकाइयाँ क्रियाशील हैं। ये हमने ऑब्जर्वेशन लिया। फिर हमने ऑब्जर्वेशन लिया कि यदि सभी इकाइयाँ क्रियाशील हैं, इसका मतलब सभी इकाइयाँ बल संपन्न हैं, इसका मतलब सभी इकाइयाँ ऊर्जा संपन्न हैं। अब ये सवाल खड़ा हुआ कि सभी इकाइयों के ऊर्जा संपन्नता के पीछे आधार क्या है, उनको ऊर्जा कैसे मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, यहाँ तक पहुँचे। फिर ये बोला कि सभी इकाइयों में, ओहो ये मोबाइल नहीं संभलता है। हाँ जी, मोबाइल अपने अपने है ना सेशन के दौरान चेक कर लें और उसको साइलेंट मोड में रखें। हाँ जी, ये भी एक मोबाइल है तो लगातार मोबाइल रहता है। नमस्ते। हाँ जी, ठीक हो गया। सभी इकाइयों में जो परस्पर सामंजस्य है उसको देखकर हमारे को ये लॉजिक भी स्वीकार होता है कि सभी इकाइयां अपने तरीके से ऊर्जित नहीं हैं, इनके ऊर्जित होने के स्वरूप में कॉमननेस है। क्या चीज है जो सभी इकाइयों को समान रूप से प्राप्त है और जिससे मुक्त होने की भी कोई गुंजाइश नहीं है? खाली स्थान। इससे ये सिद्ध हुआ कि खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप। खाली स्थान में ऊर्जा है कि खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है? में बोलने से दो डब्बे हो गए कि खाली स्थान एक बड़ा डब्बा है, उसमें कोई चीज है, ऐसा नहीं बोल रहे। तो खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है, स्वयं में ऊर्जा है। हाँ, मतलब वो ऊर्जा संपन्न है और ये ऊर्जा स्वरूप है। हाँ, खुद ही ऊर्जा। हाँ, बहुत बढ़िया, अब ठीक बोला कि खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है, उसमें होने मात्र से इकाइयां ऊर्जा संपन्न है। बढ़िया। इसका अगला सूत्र है, सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। जड़ उसको पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। जड़, एटम मॉलिक्यूल, पदार्थ अवस्था
जड़ उसको पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। प्राण संसार उसको पाकर स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है। लिखूं कि लिख लोगे? है? लिख ही देता हूं, पता नहीं कितनी बार रिपीट कराओगे। हाँ, हाँ जी। ये लिखने के पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि वो लिखना और सार्थक हो जाएगा। देखिए, जितनी चर्चा हमने की अभी तक हमारा ध्यान चला गया कि ये खाली स्थान स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है और खाली स्थान स्वयं में पूर्ण है। स्थिति पूर्ण कहा। क्या पूर्ण है? उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, कुछ घटाया नहीं जा सकता, उसको प्रभावित नहीं किया जा सकता, खंडित नहीं किया जा सकता। एक ऐसी वास्तविकता जिसमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि परिवर्तन होना अपने आप में क्रिया है। ये क्रिया शून्यता कोई बढ़िया महिमा है, इस पे ध्यान जाने की जरूरत है। क्रिया शून्यता पे ध्यान जाएगा तो बहुत कुछ खुलेगा। अब देखिए, एक सब एटॉमिक पार्टिकल मूल ऊर्जा में ऊर्जित होकर स्पिन मोशन करता हुआ रैंडम मोशन में रहता है। ऐसा हमने साइंस में पढ़ा। यह भी हमने पढ़ा है कि स्वतंत्र रूप से पार्टिकल नहीं पाया जाता, वो किसी एटम के स्वरूप में ही होता है। जब भी किसी एटम से कोई पार्टिकल लिबरेट होता है, उससे बाहर निकलता है, वो तुरंत किसी दूसरे एटम को पहचानकर परमाणु के स्वरूप में हो जाता है। तो फाइनली ये कह रहे हैं कि यदि एक पार्टिकल ये है, या तो ये किसी एटम को पहचानकर उसका हिस्सा बन जाता है, या ये दूसरे पार्टिकल को पहचानकर तो दूसरा पार्टिकल भी स्पिन मोशन करता हुआ रैंडम मोशन में रहता है। देखो, अब साइंस का रैंडम मोशन समझ में आएगा। रैंडम का मतलब क्या होता है? निश्चित नहीं है, एक अनिश्चित गति। एक अनिश्चित गति। जबकि अब यदि ये सोचें कि यदि दोनों पार्टिकल अपनी जगह स्पिन मोशन करते रहते निश्चित गति, तो क्या ये कभी आपस में मिल पाते? तो रैंडम मोशन रैंडम नहीं है, वो दूसरे परमाणु को पहचानकर किसी परमाणु में व्यवस्था को पहचानने के अर्थ में एक निश्चित मोशन है। बात पहुंची कि नहीं? हाँ, रैंडम है तो रैंडम नहीं है। हाँ, तो वो भी एक व्यवस्था के अंतर्गत है। तो रैंडम नहीं है, वो कोई अनिश्चित गति नहीं है, वो कोई प्रयोजनपूर्ण गति है, वो पर्पस के साथ है। तो दूसरे परमाणु को पहचानकर मैं उस परमाणु के स्वरूप में हो जाऊं, इसके लिए वो रैंडम गति है। रैंडम का मतलब भटकती हुई। तो ये भटकती हुई आत्मा नहीं है, ये बिल्कुल एक निश्चित गति के साथ है, निश्चित यात्रा के साथ है, उसका एक निश्चित पर्पस है। तो इससे समझ में आया कि वो किसी दूसरे एटम को पहचानने के अर्थ में यदि रैंडम मोशन नहीं होगा, क्योंकि वो एटम किधर भी हो सकता है। यदि गोल गोल ही घूमेगा तो वहीं घूमता रहेगा, पैराबोलिक घूमेगा तो भी वहीं घूमता रहेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ इसका रैंडम होना इसकी आवश्यकता है ताकि वो दूसरे परमाणु को पहचान सके। तो रैंडम मोशन, एग्जिस्टेंस में कुछ भी रैंडम नहीं है, नेचर में कुछ भी रैंडम नहीं है,
कुछ भी भटकने वाली चीज नहीं है, जो कुछ है किसी निश्चित पर्पस के साथ। मानव को छोड़कर भटकने वाली चीज कुछ नहीं। तो भैया इसमें ये कह सकते हैं कि वो ऑलवेज इट इज सीकिंग या सेंसिंग समथिंग एल्स, सो दैट इट इज नॉट हैविंग दैट एक्चुअल रैंडम, इट इज हैविंग समथिंग विद मेमोरी। हाँ, किसी दूसरे परमाणु को पहचानने के अर्थ में वो गति है। तो इस पे हमारा ध्यान चला गया, ये भी रैंडम नहीं है, ये भी जागृत होके मानेगा। हाँ जी, तो देखिए अब एक बात पे हमारा ध्यान जाता है, जैसे हम सभी इकाइयों को देखें, ओ तरीके, हाँ बहुत पहना है, इस पे कुछ कपड़ा डालना चाहिए। यदि सभी इकाइयों को देखें तो सभी इकाइयां क्रियाशील हैं, सभी इकाइयां स्वनियंत्रित हैं, सभी इकाइयां स्वानुशासित हैं, सभी इकाइयां संरक्षित हैं। संरक्षित का मतलब है कि कंटिन्यूअसली उसी बिहेवियर के साथ है। सभी इकाइयां स्वयं में व्यवस्था है और व्यवस्था में भागीदारी के साथ है। यह हमको पूरी सृष्टि को देख के समझ में आता है कि सभी इकाइयां क्रियाशील हैं, सभी इकाइयां, इतने से नहीं होगा, कारपेट डालना पड़ेगा, इतने से नहीं, कोई नहीं आराम से करना, लंच में करना, लंच में करना आराम से। अब जब 6 दिन निकल गए तो और निकाल लेंगे। हाँ जी, ये सब कैसे है? जैसे हम कहते हैं कि कोई इकाई स्वनियंत्रित है, तो स्वनियंत्रित का मतलब उसके आचरण की निश्चितता है, उसके आचरण की निरंतरता है। तो इससे हमारा ध्यान एक बात पे जाता है कि खालिस्तान क्या है। अब देखो इसको, पूरी सृष्टि अपने आप में इतना ऑर्गेनाइज्ड कैसे है? तो क्या बोल रहे कि ये खालिस्तान अपने आप में पूर्ण है, खालिस्तान ऊर्जा स्वरूप है, हर इकाई उस पूर्ण में गर्भित है, उस पूर्ण में ऊर्जित है, पूर्ण में ऊर्जित है, इसलिए व्यवस्था के अर्थ में गतित है। उसका क्रियाशीलता किस अर्थ में है? पूर्णता के अर्थ में क्रियाशीलता है, और पूर्णता के अर्थ में क्रियाशीलता ही उसके आचरण की निरंतरता है। जैसे मैं इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे हम लोग यहां शिविर में आए, शिविर में आते ही हमने पहला काम क्या किया? रूम कहाँ है, लैट्रिन बाथरूम क्या है, खाने की व्यवस्था क्या है, शिविर के टाइमिंग्स क्या हैं, क्या किया? यहाँ की व्यवस्था को समझा। यहाँ की व्यवस्था को समझ के फिर क्या किया? फिर किसी ने आपको बहुत नियंत्रित नहीं किया है। ब्रेक का टाइम कितना है, लंच का टाइम कितना है, गोष्ठी का टाइम क्या है, खाने का टाइम क्या है, नाश्ते का टाइम क्या है, ये सब कुछ एक बार जानकारी में आने के बाद हमने इसको स्वेच्छा से फॉलो किया है या कोई आपके पीछे पड़ा रहता है? स्वेच्छा से फॉलो किया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक बार आके हमने उस व्यवस्था को पहचान लिया, तो व्यवस्था के अर्थ में हमारी गति है। तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल ने, एक एटम ने, एक सेल ने, एक धरती ने, एक मानव ने, एक जीवन ने, वो मूल ऊर्जा में ऊर्जित है। वो ऊर्जा अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण में ऊर्जित होने के कारण पूर्णता के अर्थ में गति है। पूर्णता में अर्थ में गति का मतलब है कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल पूर्णता में ऊर्जित है, पूर्णता के अर्थ में गतित है, इसलिए दूसरे परमाणु को पहचानकर व्यवस्था के स्वरूप में हो जाता है। ये बात पहुंची? फिर से बोलूं, पूर्णता में ऊर्जित है, पूर्णता के, इसलिए पूर्णता के अर्थ में उसकी गति है।
पूर्णता के अर्थ में जो गति है, इसका प्रमाण है कि पूर्णता के अर्थ में गति है कि वो दूसरे परमाणु को पहचान कर परमाणु के स्वरूप में हो जाता है, व्यवस्था को व्यक्त करता है। तो हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और व्यवस्था में भागीदार है। ये कहां से आ गया? वो पूर्ण में ऊर्जित है, इसलिए पूर्णता की ओर उसकी गति है। पूर्णता की ओर गति ही व्यवस्था के अर्थ में गति है। व्यवस्था के अर्थ में गति ही आचरण की निश्चितता है। हमेशा ही व्यवस्था के अर्थ में गति है। क्या व्यवस्था के अर्थ में गति है? हमने पहचान लिया भाई 8:30 बजे आना है, कोई बात नहीं, हम 9 बजे आ जाते हैं, हम 8:30 बजे आ जाते हैं। लेकिन हमारे पूरे 24/7 किसी एक कैंपस में 200 लोग रह रहे हैं, 250 लोग रह रहे हैं, लेकिन किसी को कोई बहुत नियंत्रण करना नहीं पड़ता है, क्योंकि सबने ये स्वीकारा हुआ है कि यहाँ की पूर्णता के हिसाब से, यहाँ की व्यवस्था के हिसाब से मुझको गति करना है। तो इसका अर्थ ये हुआ, फिर से रिपीट करता हूं, कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल उस मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण, पूर्ण ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण पूर्णता की ओर गति के साथ है। क्या प्रमाण है कि उसकी गति पूर्णता के अर्थ में है? कि वो किसी परमाणु को पहचान कर व्यवस्था को प्रकट करता है। अव्यवस्थित है कि व्यवस्थित होना चाहता है? तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल पूर्णता में ऊर्जित होने के कारण पूर्णता की ओर गतित करता है, उसमें व्यवस्था की प्रवृत्ति है। व्यवस्था की प्रवृत्ति है, इसका प्रमाण है कि व्यवस्था को व्यक्त करता है, किसी परमाणु के साथ हो जाता है। मानव कैसा है? मानव कैसा है? मानव भी उसी मूल ऊर्जा में ऊर्जित है। मानव में भी व्यवस्था की प्रवृत्ति है। मानव में व्यवस्था की प्रवृत्ति है कि अव्यवस्था की प्रवृत्ति है? मानव में भी व्यवस्था की प्रवृत्ति है, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल और मानव में क्या अंतर है? सब एटॉमिक पार्टिकल प्राकृतिक रूप से व्यवस्था को पहचानता है, पशु वंश विधि से व्यवस्था को पहचानता है, पेड़ पौधे बीज विधि से व्यवस्था को पहचानते हैं, मानव संस्कार विधि से व्यवस्था को पहचानता है। और संस्कार उपलब्ध नहीं हुआ है। कोई गलती करता है तो क्या कहते? तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है। इसका मतलब है कि संस्कार को नहीं पहचानता है, इसलिए शादी करके अव्यवस्था को व्यक्त करता है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, ये अकेला इंसान सब एटॉमिक पार्टिकल है, ऊर्जा में, मूल ऊर्जा में ऊर्जित है, स्पिन मोशन करता हुआ रैंडम मोशन में रहता है, घूमता रहता है चारों ओर, देखते रहता है। जहां उसको सुपात्र दिख जाता है उसके साथ मिलके व्यवस्था बना लेता है। तो कम से कम 2 की व्यवस्था होती है। अब ये व्यवस्था तो बना ली, लेकिन व्यवस्था की समझ नहीं है, तो क्या करेगा? व्यवस्था को व्यक्त करेगा कि अव्यवस्था को व्यक्त करेगा? तो अव्यवस्था को व्यक्त करना ये बताता है कि व्यवस्था में हो तो गया है, लेकिन व्यवस्था की समझ नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक बढ़ा, लॉजिक बढ़ा तो शादी के पहले ही पहचान लिया है कि मेरे को व्यवस्था की समझ नहीं है, और जो सामने वाले आएगा उसको भी नहीं है, इसलिए व्यवस्था में होना ही नहीं है, शादी करनी नहीं। यहां पहुंच गया। करना क्या था? व्यवस्था को समझना था, और मैं समझ सकता हूं, जी के प्रमाणित कर सकता हूं, इसका नाम शादी है। आपने क्या किया? मैं समझ ही नहीं सकता हूं, दूसरा भी कोई नहीं समझेगा, इसलिए सब हम रैंडम मोशन में रहेंगे और अपने सुख के लिए किसी को तलाशते रहेंगे। ये लिव इन बन गया। जब तक जिसके साथ मन लगेगा तब तक मन लगा लेंगे, फिर किसी और के साथ लग जाएगा, उसके साथ चल देंगे। इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने जिम्मेदारी को स्वीकारा ही नहीं है। हम शादी करके बच्चे नहीं ला रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने जिम्मेदारी को स्वीकार। शादी क्यों किया? तो शादी फिर फिजिकल रिलेशन तक रह गई। इसका मतलब है हम शरीर की आवश्यकता की तो पहचान रहे हैं, लेकिन जीवन की आवश्यकता को नहीं पहचान रहे हैं। जीवन की आवश्यकता है कि वो अपनी पूर्णता को पहचाने, और पूर्णता को मल्टीप्लाई करने का नाम शादी है।
माँ बाप अपनी पूर्णता को बच्चे में मल्टीप्लाई करते हैं। बढ़िया, समझ में आया? नहीं आया है? भारी है, इतना सुखद है ये, इसको बोलने में भी इतना अच्छा लगता है, सुनने। कितने लोगों को इस भारी लग रहा है? कितने लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा है? हाँ, कंसेप्चुलाइज करने में कठिन लग रहा है, लेकिन कितना सुखद है। अब पूरी नेचर, लगता है कि पूरी नेचर एक कैनवस पे है और मैं भी उसका पार्ट हूं। अभी तो हमको मानवी कैनवस पे नहीं लगता है, अपने घर के लोग नहीं लगते हैं, फिर धरती के सारे मानव सहित पूरा ये ब्रह्मांड एक कैनवस पे है। इसकी एक दिशा है, इसकी एक यात्रा है। धीरे धीरे उसको समझेंगे और धीरे धीरे उसको समझते हैं तो समझ में आता है कि अस्तित्व की बारात निकली है। ये अस्तित्व एक बारात है, अस्तित्व की बारात निकली है। केवल इतना करना है। अभी हम लोग हॉस्टल टाइम में जब रहते थे ना, तो खाना ठीक नहीं मिलता था, तो जिस दिन अच्छा खाना खाने का मन करता था उस दिन कपड़े ठीक ठाक पहन के किसी शादी में शामिल हो जाते थे। तो किसी शादी में शामिल होने का मतलब है कपड़े ठीक हों, कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक हो। तो इस बारात में शामिल होने का मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ठीक हो, स्वयं के प्रति विश्वास। तो अस्तित्व की बारात निकली है, इस बारात के नियम को समझना है, इस बारात में शामिल हो जाना है और नाचते हुए जिंदगी बिताना है। नहीं तो सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। चॉइस आपकी है। शुभकामनाएं। संरक्षण का अर्थ है आचरण के नियंत्रित होने की निरंतरता संरक्षण है। वही आचरण की कंटिन्यूटी है, इसका मतलब वही आचरण बना हुआ है, इसका मतलब संरक्षित है और उसके लिए अनुकूलता जो चाहिए वो मिली हुई है। हाँ जी, बताइए, आगे चलूं? आगे चलो। तो एक क्लैरिटी हमारी बनी क्या कि ये खाली स्थान स्वयं में खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान स्वयं में पूर्ण है, खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है, उसमें होने मात्र से वो इकाइयों को ऊर्जा, खाली स्थान इकाइयों को ऊर्जा देता है। देना भी क्रिया हो गया, देता नहीं है। होने मात्र से इकाइयां ऊर्जित हैं, होने मात्र से इकाइयां ऊर्जित हैं। तो कहा कि जड़ संसार, जड़ संसार मूल ऊर्जा को पाकर, मूल ऊर्जा को पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त है। क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त है। कौन व्यक्त है? इकाई व्यक्त है। जड़ संसार मूल ऊर्जा को पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त है। प्राण संसार मूल ऊर्जा को पाकर स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त है। स्पंदनशीलता मतलब कोशिका का सांस लेना, सांस छोड़ना, फलतः सिकुड़ना, प्रसारण होना, इसी को स्पंदन बोला। जीव संसार इसको पाकर आशाशीलता के रूप में व्यक्त है, या इसको कहें कि संवेदनशीलता के रूप में व्यक्त है।
संवेदनशीलता पशु के लेवल पे आ गया। भ्रमित मानव उसको पाकर कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है, और जागृत मानव उसको पाकर संज्ञानशीलता के रूप में व्यक्त है। इतनी ही यात्रा है। तो क्या समझ में आया? हो गया? लिख लिया? आगे चलूं? तो अब ये क्लैरिटी बन गई कि मूल ऊर्जा को, इसी को मूल ऊर्जा कहा गया। तो मूल ऊर्जा को पाकर जड़ संसार में हमको क्रियाशीलता के रूप में एटम मॉलिक्यूल दिखाई देता है। प्राण संसार में हमको सेल का फंक्शनिंग, सेल ऑर्गन दिखाई देते हैं। जीव संसार में जीवन में संवेदनशीलता दिखाई देती है। एक पशु भी अपने बच्चे के लिए संवेदनशील होता है। भ्रमित मानव में वो कल्पनाशील दिखाई देता है, और जागृत मानव में संज्ञानशीलता दिखाई देती है। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि अब पूरी सृष्टि किसने बनाई। तो थोड़ा सा हमने एक क्वेश्चन पे काम किया था कि ये खाली स्थान कहाँ से आया। खाली स्थान कहाँ से आया? तो पता चला खाली स्थान है और है, ना आया ना गया, इसलिए इसका एक नाम अजन्मा है, अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई जन्म नहीं है। तो ये अनादि है, अजन्मा है। ठीक? तो एक तय हो गया कि खाली स्थान में आया गया वाला ना ये किसी को ऊर्जा देता है, क्योंकि देना भी क्रिया है, ना ये किसी का धन्यवाद लेता है, क्योंकि लेना भी क्रिया है। इसके होने मात्र, एक ऐसी महिमा जिसके होने मात्र से ये सृष्टि प्रकट है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये परमाणु कहाँ से आया? परमाणु कहाँ से आया? तो चैतन्य परमाणु के बारे में तो एक लाइन बोल दिया था कि जड़ परमाणु ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है, ये इस अनुसंधान की मौलिक खोज है। जड़ परमाणु ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है, ये इस अनुसंधान की मौलिक खोज है। अब से पहले इतिहास में किसी भी दर्शन में, किसी भी अध्यात्म में, किसी भी जगह में ये आपको नहीं मिलेगा। तो ये आत्मा क्या थी? अब तक वो ईश्वर का अंश है, उसको हम एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि ईश्वर का अंश है मतलब ईश्वर का टुकड़ा होता है। ईश्वर को अखंड बोला, गाड़ी फंस गई। तो ये आत्मा क्या चीज है? तो आत्मा अपने आप में अकेली नहीं है, वो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि के संयोग में एक गठनशील परमाणु ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। इसकी चर्चा को तीसरे शिविर में करेंगे। अभी केवल लाइन को अपने पास बनाए रखें ताकि हमारे ध्यान में आ जाए। तो मूल चीज क्या है? खाली स्थान और जड़ परमाणु। मूल चीज दो ही चीजें हैं। चैतन्य तो जड़ का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको भविष्य में समझेंगे, लॉक करके डाल दो, इसको समझना है, देखेंगे। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जड़ परमाणु कहाँ से आया? जड़ परमाणु कहाँ से आया? इसको किसने बनाया? है? अरे बोसोन पार्टिकल को किसने बनाया? क्वेश्चन तो वहीं का वहीं है।
वो बोसोन वोसोन कुछ नहीं, ऐसे मिक्स मत करो। बोसोन जड़ चीज है, वो जड़ पार्टिकल के ऊपर कोई रिसर्च है, जीवन लैब में हाथ में आने वाला नहीं है। हाँ जी, क्योंकि जीवन इच्छा गति से संचालित है, इसलिए कोई मानव निर्मित कोई मशीन जीवन को पकड़ के कोई एक्सपेरिमेंट कभी नहीं कर पाएगी। हाँ जी, जड़ परमाणु कहाँ से आया? जड़ परमाणु कहाँ से आया? लगाओ लॉजिक। बिग बैंग बीच में आ गई। अरे बिग बैंग के लिए पूछोगे, साइंस में 3 फंडामेंटल क्वेश्चन कहीं भी पूछोगे पूरा साइंस गिर जाता है। जैसे हम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, पूछो ग्रेविटेशन कहाँ से आया? बोले इकाइयों की परस्परता से। उसमें कहाँ से आया? गिर गया। बिग बैंग के लिए ऊर्जा कहाँ से आई? धड़ाम। तो जैसे ही कोर में जाके 2 क्वेश्चन लगाओगे पूरा ब्लास्ट हो जाता है। इतनी सारी प्रजातियां कहां से आ गई? 10th की एनसीईआरटी की बुक में लिखा है कि कोशिकाएं गलती करती हैं इसलिए नई प्रजातियां बनती हैं, पढ़ के देख लेना। एक गलती करने से इतनी सुंदर सृष्टि बन जाती है, हम रोज सही करने की कोशिश करते हैं, हमारा घर चलता नहीं है। तो फंडामेंटल में जाएंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सब कुछ सापेक्षता में है, सब कुछ सापेक्षता में है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। फिर यदि हम एब्सोल्यूटनेस नहीं होगा तो फिर पैरामीटर भी क्या होगा? तो एब्सोल्यूटनेस को पहचाने बिना सापेक्षता को पहचाना, सापेक्षता में जिंदगी चले नहीं सकती। मेरी जिंदगी मतलब आप पे निर्भर है। यदि सब कुछ सापेक्षता में है तो मैं कुछ नहीं कर सकता अपने साथ, क्योंकि मेरा सुख दुख आप पे निर्भर है। जिंदगी शुरू ही नहीं हो सकती। और वो थ्योरी ऑफ एंट्रोपी पढ़ी है कि नहीं? कुछ लोग को याद है कि नहीं? कुछ याद नहीं याद है तो रहने दो। हाँ है, हाँ रैंडमनेस, थ्योरी ऑफ एंट्रोपी, उसको रैंडमनेस बोल रहा है ना। तो नेचर में कोई, उसका एग्जाम्पल क्या देते हैं? 2 लड़के एक रूम में रहते हैं और उनका रूम अगले दिन अव्यवस्थित हो जाएगा। अरे अव्यवस्थित लोगों का रूम अव्यवस्थित, तुम भ्रमित मानव की बात कर रहे हो। एक बढ़िया आदमी रहेगा, हर दिन अपना रूम व्यवस्थित रखेगा, अपनी जिंदगी व्यवस्थित रखेगा, तो कुछ नहीं है, सब ऐसे ही। मतलब बहुत सारी चीजें एकदम बेसलेस हैं। इसलिए साइंस का टेक्निकल पार्ट ठीक है, फिलॉसफिक पार्ट पूरा प्रॉब्लम में है। क्या बोलता है? एग्जिस्टेंस अपने आप में केओस है। ये केओस में होता तो इतना व्यवस्थित कैसे होगा? और मैं मानव केओस में रहना चाहता हूं कि व्यवस्था चाहता हूं? कुछ भी नहीं होने तो मेरा तो भाषण शुरू हो जाता है, ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, चाहे मैं कुछ भी करूं। तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टेंस केओस नहीं है। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को फिर से समझना पड़ेगा, एंट्रोपी को फिर से समझना पड़ेगा, है ना। ये जो सेल म्यूटेशन को फिर से नए सिरे से देखना पड़ेगा। मानव जैसा ऐसे ही क्यों है? अब 8 फुट का होगा कि नहीं होगा, उंगलियां 12 होंगी कि नहीं होंगी, डार्विन ये नहीं बताता है। तो डार्विन का विकासवाद मानव का विकासवाद है कि शरीर का विकासवाद? तो पता चलता है वो शरीर का विकासवाद है। ऐसे सारी चीज को रिविजिट करना होगा। कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम भैया। एक जो 2012-13 में एक थियरी आई भी नहीं गॉड पार्टिकल की, हिग्स बोसॉन, तो वो गॉड पार्टिकल लार्ज हेड्रन कोलाइडर से उन्होंने ढूंढा है और कहते हैं कि वो यूनिवर्स का जो आप कह रहे हैं ना जड़ से चेतन, तो वो उसको कुछ वो नहीं है, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो उसमें अपन ना जोड़ें जी। लेकिन ठीक है, सृष्टि को समझने के क्रम में कुछ बात आगे आ रही है, और जब नहीं समझ में आए तो गॉड नाम का ब्लैक बॉक्स है उसमें डाल दो। हम भी यही करते हैं, साइंस भी यही करती। जो नहीं समझ में आए वो भगवान नाम का, ईश्वर नाम का ब्लैक बॉक्स है, उसमें डाल दो, ईश्वर करता है, बाकी सब ठीक है। चलो आगे चलते हैं। परमाणु को किसने, परमाणु कहाँ से आया? ये जड़ संसार कहाँ से आया? कहाँ से आया? 2 ही चीजें हैं, खालिस्तान है और मूलतः जड़ परमाणु है। तो खालिस्तान से आया,
क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य है इसलिए खाली स्थान से ना कुछ आएगा ना जाएगा, तो खाली स्थान से नहीं आया। तीसरी कोई चीज है नहीं, इसलिए जड़ संसार है और है, को एग्जिस्टेंस है। तो ना जड़ कहीं से आया, ना खाली स्थान कहीं से आया। खाली स्थान भी है, खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है, और जड़ संसार उसमें होने मात्र से ऊर्जित है, और इस स्वरूप में सृष्टि प्रकट है। कैसे प्रकट है सृष्टि? सहअस्तित्व पूर्वक प्रकट है। उसका सूत्र है, क्या समझ में आया? समझ में आया कि अस्तित्व सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व का मतलब है कि इकाइयां मूल ऊर्जा में हैं, अस्तित्व सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है। क्यों नित्य प्रभावी है? हमेशा प्रभावी है। क्यों नित्य प्रभावी है? क्योंकि खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है, हमेशा इकाइयां उसी ऊर्जा में हैं, इसलिए हमेशा ऊर्जित हैं, इसलिए हमेशा क्रियाशील है। सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है। सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है, ये इससे पहली लाइन है। हमेशा है, नित्य वर्तमान है, नित्य प्रभावी है, नित्य प्रगटनशील है। नित्य प्रगटनशील है। नित्य प्रगटनशील है मतलब मूल ऊर्जा में होने मात्र से अंश मिलके एटम के स्वरूप में हो जाता है, एटम मिलके मॉलिक्यूल के स्वरूप में हो जाता है, मॉलिक्यूल मिलके रासायनिक क्रियावश कोशिका के स्वरूप में हो जाता है, कोशिकाएं मिलके किसी अंग के स्वरूप में हो जाती हैं, और पूरी सृष्टि प्रकट है। क्या प्रकट है? 4 अवस्थाओं के स्वरूप में। 4 अवस्थाओं के स्वरूप में सृष्टि प्रकट है। तो क्या समझ में आया? सृष्टि को कोई बनाने वाला है या सृष्टि स्वयं स्फूर्त प्रगटन है? तो सृष्टि स्वयं स्फूर्त प्रगटन है, धरती पर नहीं है। पूरे अस्तित्व की बात करेंगे तो ऐसे प्लैनेट बनेंगे जहां केवल पदार्थ अवस्था है, ऐसे प्लैनेट भी होंगे जहां पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था होगी, ऐसे भी होंगे जहां जीव तक पहुंचे हैं, ऐसे भी होंगे इस धरती पे मानव भ्रमित मानव तक पहुंचा है, ऐसा भी प्लैनेट होगा जहां जागृत मानव परंपरा होगी। क्यों नहीं होगी? मना करने का आधार क्या है? मना नहीं कर सकते हम। कल्पना तो जाती है कि ऐसा हो ही सकता है। एक धरती पे जीवन है तो अनेक धरती पे जीवन होगा ही। वो जिले नहीं रास्ते में, फालतू बात करते हैं। हाँ जी, कहाँ पहुंचे? तो इस पूरी चर्चा से क्या निकल के आया? सृष्टि किसने बनाई? सृष्टि किसने बनाई? स्वयं स्फूर्त प्रगटन है, क्योंकि खाली स्थान खाली नहीं है, मूल ऊर्जा स्वरूप है, और जड़ उस संसार उसमें होने मात्र से क्रियाशील है। तो अपनी पात्रता अनुसार हर इकाई ऊर्जित है, किसी एक लेवल पे वो क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त है। उसकी और आगे इवॉल्व हुआ तो उसी में से किसी धरती पे पानी मिल जाता है तो हम क्या बोलते हैं? लाइफ मिल गई, सेल मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया, है ना। कोई ऐसा देवी देवता नहीं बैठा ना कि लोहे का एटम बना रहा है, ले मेरे पास से लोहे का एटम ले जा।
हाँ मतलब ऐसा लगता है कोई ऊपर सुपर कंप्यूटर लेके बैठा है और सबका अकाउंट सेटल कर रहा है। हाँ हाँ, सबका अकाउंट उसके पास है। तो कोई कहीं नहीं बैठा है। धीरे धीरे समझ लीजिए, जितने क्वेश्चन हैं जहाँ से ला सकते हैं ले आइए, सबका संतोषजनक, है ना, लॉजिकल कंसिस्टेंसी के साथ उत्तर मिलेगा। उससे कोई उत्तर आपके पास भिन्न है तो उसको देख लीजिए। हाँ जी, कहाँ पहुँचे? सृष्टि में निर्माण है कि सृष्टि स्वयं स्फूर्त प्रकटन है? सृष्टि स्वयं स्फूर्त प्रकटन है। यहाँ तक आ गए। अब फाइनल स्टेज की ओर चलते हैं। ये साफ कर दूं बीच वाला, क्योंकि उधर लिख नहीं पाऊंगा तो यहीं लिखना पड़ेगा मुझको। चलो यहाँ लिखता हूँ। नहीं, ये छोटा पड़ेगा। चलो इसको साफ कर देते हैं। हाँ जी, अब देखिए, अब देखिए, चलें भीलवाड़ा वालों, चले? अब पूरी स्टोरी क्या है? पूरी स्टोरी ये है कि अस्तित्व में 3 वास्तविकताएं हैं। क्या 3 वास्तविकताएं? अस्तित्व में 3 वास्तविकताएं हैं। नंबर 1, मूल ऊर्जा में जड़ और चैतन्य। जड़ का मतलब जड़ परमाणु, चैतन्य मतलब जीवन, एक प्रकार की एंटिटी, 108, 110, 118 प्रकार की एंटिटी। पूरे ब्रह्मांड में 3 तरह की वास्तविकताएं हैं। मूल ऊर्जा, स्पेस, स्पेस में जड़ और चैतन्य इकाई। पूरे ब्रह्मांड को देखें तो उसमें 3 क्रियाएं हैं। भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। जीवन क्रिया की चर्चा संभवतः आज दोपहर तक ये बात पूरी हो जाएगी और लंच के बाद आज जीवन क्रिया पे बात करेंगे। पूरे अस्तित्व को देखें तो 4 अवस्थाएं हैं। पदार्थ, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये धरती की स्थिति कैसी है?
इस धरती पे ज्ञान अवस्था भी अपनी भ्रमित स्थिति में है। कोई प्लेनेट ऐसा हो सकता है जहां जागृत स्थिति में हो और उसकी निरंतरता हो। अभी हमारे सोलर सिस्टम में से धरती को छोड़कर बाकी जितने भी प्लेनेट हैं उसमें अभी विकसित पदार्थ अवस्था भी नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम की स्थिति ऐसी है। अभी पदार्थ अवस्था विकसित नहीं है का मतलब यदि प्राणावस्था आ गई है, शुरू हो गया है, काई भी मिल गई, इसका मतलब पदार्थ अवस्था विकसित है। तो अभी हमारे किसी भी सोलर सिस्टम में हमारे वाले में कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है। तो पूरी सृष्टि में देखें, पूरे ब्रह्मांड में कहें तो 3 वास्तविकताएं, 3 क्रियाएं, 4 अवस्थाएं, बस इतना ही मामला है। कुल सच्चाई इतनी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। समझने के लिए इससे अधिक और कुछ नहीं है। इसका अर्थ अब देखिए, मूल ऊर्जा में जड़ परमाणु ऊर्जित हैं, अपनी पात्रता अनुसार क्रियाशील हैं। वो जो क्रियाशीलता है वो भौतिक क्रिया के कारण है, जिसकी वजह से पदार्थ अवस्था प्रकट है। एक कनेक्शन पूरा हो गया है। फिर से रिपीट कर देता हूं। मूल ऊर्जा में जड़ परमाणु अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। उस ऊर्जित होने के स्वरूप को भौतिक क्रिया के रूप में पहचानते हैं। भौतिक क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ अवस्था प्रकट है। बढ़िया, क्लैरिटी हो गई। अब दूसरा, मूल ऊर्जा में जड़ परमाणु ऊर्जित है, अपनी पात्रता के अनुसार रासायनिक क्रियावश प्राण अवस्था के रूप में व्यक्त है। बढ़िया, आगे चलूं। मूल ऊर्जा में चैतन्य इकाई ऊर्जित है और अपनी विकास की लोअर स्टेजेस में जीवन क्रिया जीव अवस्था के रूप में प्रकट है। बढ़िया, पहुंच रहा है कि नहीं? मूल ऊर्जा में मैं ऊर्जित हूं, मूल ऊर्जा में मैं ऊर्जित हूं और अपने विकास की हायर स्टेजेस में जीवन क्रिया मानव के रूप में व्यक्त है और किसी पॉइंट के बाद वो जागृत मानव के रूप में व्यक्त है। टोटल कितना हमारा कोर्स बचा हुआ है? हमारा इतना कोर्स बचा हुआ है, बाकी सारा इस प्लेनेट पे पूरा हो गया। सर, इसमें जड़ भी तो शामिल होगा ना? है चैतन्य में जो ऊर्जा ज्ञान रूप में ऊर्जित है, उसमें जड़ भी तो शामिल होगा ना? शरीर के लेवल पे जड़ भी शामिल होगा। हाँ, तो शरीर की बात नहीं, शरीर की बात, मानव शरीर की बात यहाँ तक पूरी हो गई। मानव शरीर, पशु शरीर तो चैतन्य रासायनिक क्रिया का फलन है। जी हाँ, जी हाँ। जो चैतन्य जीवन है उसमें मतलब जड़ शामिल है, जड़ को ही चेतन बना दिया है उसने, ऐसा? प्राण हो गया, जीव हो गया। अब जो चेतना ज्ञान हाँ जी, अब बोलिए।
मूल ऊर्जा से, आराम से, हाँ, मूल ऊर्जा से जड़ परमाणु अपनी मूल ऊर्जा में हाँ जड़ परमाणु ऊर्जित होकर पदार्थ अवस्था और प्राणावस्था के स्वरूप में व्यक्त है। बिल्कुल। जिसमें पशु का शरीर, मानव का शरीर सब शामिल हो गया। शरीर वाला हिस्सा मानव के साथ भी तो है, तो उसमें जड़ शामिल होना चाहिए। अरे मानव का शरीर, पशु का शरीर बोल तो दिया। हाँ कि मूल ऊर्जा में जड़ परमाणु ऊर्जित होने के आधार पर हाँ वो भौतिक रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव का शरीर बनने की क्रिया संपन्न हो गया। जी जी। उस मानव के शरीर को कोई जीवन चलाता है। जब पशु शरीर के जीवन को कोई जीवन चलाता है तो जो जीवन अपने आप में है वो जीवन क्रिया हो गया। तो जीवन जब पशु शरीर को चलाएगा तो पशु पक्षी हो गया। जीवन जब मानव शरीर को चलाएगा ज्ञान हो गया। जीवन भ्रमित रहेगा तो भ्रमित मानव है। जीवन जागृत रहेगा तो जागृत मानव, ज्ञान अवस्था होगी। ज्ञान अवस्था होगी। उसमें जड़ भी शामिल है ना, जड़ परमाणु भी शामिल है ना उस ज्ञान अवस्था हाँ, में। शामिल ही है ना। हाँ, वो शायद बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि वो यहाँ कवर हो गया। हाँ हाँ, क्योंकि वो उसमें एरो जुड़ना रह गया था, इसलिए सिर्फ चैतन्य नहीं, जड़ भी शामिल है उसके अंदर। दो तीन शिविर में सेटिंग आ जाती है। अरे शरीर भी शामिल है का मतलब शरीर शामिल होते हुए भी मैं शरीर से अलग ही हूं। जीवन शरीर में मिक्स नहीं हो गया है। तो मैं जीवन हूं, इस शरीर को चलाता हूं। इस शरीर का निर्माण, इस शरीर का प्रकटन मूल ऊर्जा में जड़ परमाणु ऊर्जित होने के कारण रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ये शरीर उपलब्ध हो गया, जो माँ बाप के गर्भ से मुझको उपलब्ध हो गया। और मैं जब ये शरीर 4.5 महीने का हो गया तो इसमें ब्रेन विकसित हो गया, तो मैंने इस शरीर को चलाना शुरू किया। जो मैं हूं वो सेपरेट एंटिटी है। शरीर भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप का फलन है, वो माँ के गर्भ में बनता रहता है। वो प्राणावस्था के इसमें कवर, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप प्राणावस्था में कवर हो गया। हाँ जी। अब कुछ बढ़िया स्टेटमेंट यहाँ पे, एक कंप्लीटनेस को लेके एक बढ़िया स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाए, उस पर हमारा ध्यान आ जाएगा तो हमको एक सुखद स्थिति बनेगी। तो देखो, पदार्थ अवस्था का अधिकतम विकास किसी धरती के स्वरूप में है। पदार्थ अवस्था का विकास किसी विकसित धरती के स्वरूप में उसका अंतिम विकास है। फिर कोई प्लेनेट विकसित होगा तो क्या होगा? फाइनली वो प्राणावस्था के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी। तो जड़ परमाणुओं की अधिकतम अभिव्यक्ति पदार्थ अवस्था के स्वरूप में धरती है, विकसित धरती है। ये बात ध्यान में आ गई? इससे अधिक और कुछ नहीं हो सकता है। तो भौतिक क्रियाकलाप का अंतिम विकास एक विकसित धरती के स्वरूप में है। भौतिक क्रियाकलाप का अंतिम विकास एक विकसित धरती के स्वरूप में है। रासायनिक क्रिया का अंतिम विकास विकसित मस्तिष्क के स्वरूप में है। क्या मतलब हुआ? कि धरती इतना विकसित हुई कि उसने प्राणावस्था को कनेक्ट कर दिया। बात पहुंची? एक धरती इतनी विकसित हुई कि उस पे सेल फॉर्मेशन शुरू हो गया। यह धरती का अंतिम विकास है। भौतिक क्रिया की अंतिम अभिव्यक्ति एक धरती के स्वरूप में हो गई। रासायनिक क्रिया का अंतिम विकास ब्रेन सेल के रूप में है। ब्रेन सेल क्या चीज हो गई? ब्रेन सेल वो चीज है जो जड़ संसार को, शरीर मतलब जड़ संसार, जो जड़ संसार को चैतन्य से कनेक्ट कर दिया। क्या अद्भुत एक्सप्रेशन है नेचर में। तो जड़ संसार इतना विकसित हुआ कि जड़ संसार इतना विकसित हुआ कि बेसिकली रासायनिक संसार को कनेक्ट कर दिया। रासायनिक संसार इतना विकसित हुआ
कि चैतन्य को कनेक्ट कर दिया। अब चैतन्य को इतना विकसित होना है कि व्यापक वस्तु में कनेक्ट हो जाए। यही क्वांटम लीप है। जीवन को इतना विकसित होना है कि वो फाइनली इस पूरी अस्तित्व की व्यवस्था को पहचान पाए। ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है। इसको कौन पहचानेगा? जीवन पहचानेगा। तो जीवन का अंतिम विकास क्रियाशील का अंतिम विकास क्रिया शून्य को पहचानने में है। बढ़िया है ना? तो कैसे इस सृष्टि में इवोल्यूशन होता है ना? कैसे एक एक क्वांटम लीप आता है और उसमें कितने हजारों साल का समय लगता है? ए ले, ये कहाँ से आते हो तुम? भैया इसका मतलब इतना समय से जो दर्शन मिला था अपने को, हाँ, उन दर्शनों में भी कुछ ना कुछ झलक तो सही डायरेक्शन में ही था। सही डायरेक्शन में ही था। आत्मा को पहचाना ही है, कटता नहीं है, मरता नहीं है, फटता नहीं है, अमर है, ठीक ही पहचाना है। ईश्वर को कुछ ना कुछ कहा ही है, कण कण में है। शून्य भी बोला गया, शून्य भी बोला है, तो बहुत सारी बातें बोली गई हैं। लेकिन जो शेष रह गया इस दर्शन के रूप में, जो मौलिक अनुसंधान है, उसका इतना ही मतलब हुआ कि जड़ परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य होता है, चैतन्य परमाणु ज्ञान पूर्वक पूर्ण होता है और वो आचरण को प्रमाणित करता है। गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता ही इस अनुसंधान का मौलिक देन है। ये छलांग अभी तक समझ में नहीं आ रहा था। ये पता नहीं चला ये आत्मा आया किधर से। सही। और ईश्वर ने सब कुछ बनाया, ये लोचा हो गया। उसको समझेंगे धीरे धीरे, और कुछ समझ में आया है, कुछ और देखेंगे। हाँ जी, कुछ बोलना चाहते हो? इससे ये भी समझ आया, जो अभी लग रहा था 4 अवस्था के बाद, हमें नहीं पता हमारे सोलर पे 4 है, तो पहले लग रहा था 5वीं भी हो ही सकती है, मे भी हमें ना पता। अब समझ आया वो 5वीं नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्रियाशील अगर क्रिया शून्य को पहचान लेगा, दैट इज द कंप्लीटनेस, वो कब पूर्ण होगा। क्या बात है, छा गई रे। कहाँ गया तुम्हारा हस्बैंड? तुम्हारा हस्बैंड घूमते ही रहता है। अच्छा है, गुड। खुश हो जाओ हो क्रिया शून्य। तो क्रियाशील क्रिया शून्य को पहचानेगा। बहुत बढ़िया। खुश हो जाओ, तुम्हारी पत्नी बढ़िया, बहुत सोचने वाली है ना? देखो, इन सोचने वाले लोगों को सोचने का भोजन नहीं मिलेगा तो ये बहुत परेशान करेंगे। हाँ, इसलिए लेके आए। आप तो काफी समझदार हो। कि ये समझ लेगी, बाकी मैं तो ठीक ही हूँ, है ना? तो हम सभी मिलके समझ पाएं, और सही मायने में मानव का भोजन ज्ञान है। रोटी, कपड़ा और मकान मानव का भोजन नहीं है। मूलभूत मानव की आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है। मानव की मूलभूत आवश्यकता ज्ञान है। ज्ञान के बिना ये लावारिस जैसा ही घूमेगा, क्योंकि वो अपने घर में आया ही नहीं, उसने अपने आप को पहचाना ही नहीं। तो मेरे सुख की तलाश मैं किसी दूसरे व्यक्ति में करता हूँ, किसी वस्तु में करता हूँ, किसी इंद्रियों में करता हूँ, परेशान होता हूँ और परेशान करता हूँ। हाँ जी भैया, एक प्रश्न था। बोलिए। चैतन्य का आखिरी जो है परिणाम क्रिया शून्यता को पहचानना है कि स्वयं क्रिया शून्य होना है? क्योंकि जैसे तो क्योंकि क्रियाशील, देखो समझ के रखो, इकाई है तो वो क्रियाशील है ही। इकाई है तो वो क्रियाशील है ही। कोई क्रिया है तो इकाई है ही, और वो कभी भी क्रिया शून्य नहीं हो सकता। वो क्रिया शून्य कोई वास्तविकता है, उसको पहचान सकता है। तो जीवन क्रियाशील है, जीवन में क्रिया की निरंतरता है, और जीवन में एक ऐसी फैकल्टी है जिसमें ये ताकत है कि वो क्रिया शून्य को पहचान सकता है। तो समस्त प्रयास विश्राम के लिए, तो क्रिया शून्य होकर के विश्राम नहीं होगा? ए देख, फिर मारा छक्का। क्रिया शून्यता को पहचान लेने का मतलब है, देखो अभी इसने कहा कि उससे अधिक और कुछ है नहीं। क्रिया शून्य से अधिक और कुछ है नहीं।
मैंने जड़ को भौतिक क्रिया को पहचान लिया, रासायनिक क्रिया को पहचान लिया, जीवन क्रिया को पहचान लिया और क्रिया शून्यता को पहचान लिया, सहस्तित्व में अनुभूति हो गई, इससे अधिक और कुछ है नहीं। मैं रहस्य मुक्त हो गया, मैंने संपूर्ण को जान लिया। संपूर्ण को जान लेना ही विश्राम है। इसलिए मानव की परिभाषा भी है, संपूर्ण को जानकर व्यक्त करने में समर्थ इकाई का नाम व्यक्ति है। मानव को जो व्यक्ति का परिभाषा है वो इसी अर्थ में है कि जो संपूर्ण को जानकर व्यक्त कर सकता है उसका नाम व्यक्ति है। तो जब तक मैंने संपूर्ण को नहीं जाना तब तक कुछ ना कुछ खालीपन लगता ही रहेगा। कुछ तो शेष है, कुछ तो करना है, ये खालीपन बना ही रहेगा, है ना। माइक सर मैं बोल दूं? हाँ, तब तक आप बोलो। सर इस चीज को, जैसा आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि क्रियाशीलता का अंतिम पड़ाव जो है वो क्रिया शून्यता है, इसको हम हमारे डे टू डे लाइफ में भी शायद देख सकते हैं कि हम कितने भी भाग दौड़ कर ले, अंतिम में हमें रेस्ट करना होता है। तो इस चीज से कनेक्ट किया जा सकता है क्या इस चीज को? देखो, शरीर की थकान और शरीर का रेस्ट अलग बात है जी, और जीवन की थकान और जीवन का रेस्ट अलग बात है जी। तो हमने उल्टा कर दिया जी जीवन, शरीर को श्रम की जरूरत थी जी, और जीवन को विश्राम की जरूरत है। ये बात समझ में आई? जी बिल्कुल। श्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और जीवन को विश्राम की आवश्यकता है। हमने स्वयं को शरीर माना तो शरीर को विश्राम दे दिया, 1 फुट मोटा गद्दा, और जीवन को श्रम दे दिया। बहुत सही बात है। बट सर फिर उल्टा कर, फिर भी 2 मिनट सर, है ना। फिर भी अगर ऐसा देखा जाए तो जो बहुत ज्यादा मतलब जैसे श्रमिक है, वो श्रम कर रहा है पर अल्टीमेटली उसको चाहिए विश्राम ही ना, तो मतलब थोड़ा सा व्यापक एक्सप्रेशन जीवन में दिख रहा है और जीवन का मानव शरीर में भी कुछ हद तक तो दिखता ही है। अगर सही ढंग से देखा जाए शरीर का विश्राम की आवश्यकता, क्योंकि वो जड़ है इसलिए उसमें श्रम की निरंतरता नहीं हो सकती। जी। जीवन अपने आप में एक सूक्ष्म रियलिटी है, उसमें कोई भौतिक भाग नहीं है, इसलिए उसमें श्रम की निरंतरता है। जी। तो श्रम की निरंतरता हो जाए का नाम विश्राम है। बिल्कुल ठीक है। श्रम की निरंतरता हो जाए और उसमें कोई थकान ना हो, जी, व्यवस्था के अर्थ में हो जाए, तो बेसिकली उसका नाम विश्राम है। तो जीवन में ये कह रहे हैं कि समाधान का नाम ही विश्राम है। समाधान मतलब सब कुछ जान लिया। जी सर, एक और चीज सर मुझे मतलब कंफर्म करनी थी कि जो जिनको हमने महापुरुष कहा, क्या ऐसा कुछ था कि जैसे जीवन जो है वो व्यापक होना चाहता है, जीवन जो है वो व्यापक होना चाहता है? व्यापक होना नहीं चाहता है, जीवन व्यापक को समझना, जीवन संपूर्ण को समझना चाहता है। जी। जीवन अपने आप में सोचने समझने की असीम ताकत के साथ है, निरंतर ताकत के साथ है, इसलिए वो संपूर्ण को समझना चाहता है। जी। संपूर्ण को समझकर अब उसके उस जो कुछ नहीं जाना, ऐसा कुछ भी शेष नहीं है, तो इसका नाम विश्राम है। जीवन व्यापक नहीं हो सकता, जीवन की समझ व्यापक हो सकती है। जी, है ना। उसके जीने का स्वरूप बहुत फैला हुआ हो सकता है। एक व्यक्ति अपने घर की सीमा तक है, एक व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में काम करता है। जी, ऐसा हो सकता है। नहीं सर, जैसे मैं एक किसी महापुरुष का एग्जाम्पल माइंड में लेकर के व्यापक की आपने जो भी डेफिनेशन बताई वो देख रहा था, तो मुझे लगा कि मेरे अंदर उसमें से 7-8 ही बैठ रही है। अगर मैं हाईएस्ट हो जाऊं और उसमें उसकी सारी बैठ रही है, वो पारगामी भी था, अद्वितीय भी था, तो ऐसा कहा जा सकता है कि? धीरे से करते हैं। जी, हाँ जी, बढ़िया, आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। एक समस्या है सर। हाँ, मैं शायद पिछड़ रहा हूँ क्लास से। हाँ, रासायनिक क्रिया इतनी हुई कि उसने जीवन को पहचान लिया। रासायनिक क्रिया का विकास इतना हुआ कि ब्रेन बन गया, कि उसमें विकसित मस्तिष्क बना। ठीक है। और विकसित मस्तिष्क में वो ताकत है कि वो जीवन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। जीवन कहाँ से आया इसमें? जीवन कब आया, कहाँ से आया? बिल्कुल मैं आई एम मिसिंग इट। बहुत एक लाइन क्लियरली बोला था जी कि जड़ परमाणु ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। वो कैसे हुआ है? तीसरे शिविर में आएगा। फिर अधूरा रह जाएगा सर। अधूरा नहीं रह जाएगा। यूट्यूब में जाओ, मानव व्यवहार दर्शन पे कोई शिविर होगा, उसको देख लो।
क्योंकि यहाँ मिस कर रहा हूँ मैं इस जगह अगला स्टेप अभी है ना। जी अभी के लिए इतना हम सेट कर सकते हैं कि जड़ परमाणु है, हाँ है। चैतन्य भी है, खत्म। नहीं तो वो जो की बात ये हुई थी कि जड़ परमाणु चैतन्य में कन्वर्ट हुआ। हाँ ये ठीक है। और उसका आकार भी है, उसमें सिर्फ वजन नहीं है, बाकी सब कुछ है। उसका आकार भी है, आयतन भी है, मास भी है, वेट नहीं है। वेट नहीं है, द्रव्यमान भी है। वेट कैसे नहीं है उसको समझ सकते हैं। वो हाँ, तो थोड़ा इस पे प्रकाश उसको रखो बना के, जितना है पहले उसको कवर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी दम लगाओ भाई, एक बार में थोड़ी हो जाएगा। नहीं लगा रहा हूँ, लगाओ, जिंदगी किस बात के लिए है। वो लगा कि एक बोरी पीछे छूट गई, इसीलिए गड़बड़ हुई है। कोई बात नहीं, तो आराम से चलो, सब पकड़ में आएगा। हाँ जी, आगे चलूं? आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, सभा के लिए जोरदार ताली। अब देखिए, वो बोर्ड साफ कर दूं? कूदो कोई, वो साफ कर दो। दूसरा बीच वाला। हाँ जी, चलते हैं। हाँ जी, थैंक यू। अब देखिए, अब हम फाइनल कंक्लूजन की ओर जा रहे हैं। जितनी चर्चा अभी तक की हमने की है, उसमें कंक्लूजन क्या क्या आ गया? खाली स्थान कहाँ से आया? है। जड़ परमाणु कहाँ से आया? है। चैतन्य परमाणु कहाँ से आया? जड़ विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। हाँ हाँ, हो गया तो फिर है ही है ना, और क्या हो गया तो अब है हाँ, प्रमाण। हाँ, इतना सस्ता नहीं है प्रमाण, दम लगाओगे मिलेगा। ठीक, तो प्रमाण एक क्या हो गया? खाली स्थान से आ नहीं सकता। यदि लॉजिकली पूछेंगे तो पहला एक्सेप्टेंस लॉजिकल है। खाली, यदि चैतन्य इकाई की बात भी करेंगे, खाली स्थान से आ नहीं सकता, क्रिया शून्य है। तीसरी कोई चीज है नहीं, खत्म। इसलिए जड़ ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है, धीरे से, लॉजिक। हाँ जी, अब थोड़ा और ध्यान से देखिए, फाइनल पिक्चर क्या हुई? सृष्टि में 3 वास्तविकताएं हैं, 3 क्रियाएं हैं, 4 अवस्थाओं के रूप में इसी धरती पे हम देख रहे हैं। इन चारों अवस्थाओं को एक शब्द से बोला कि ये फैला हुआ ऐश्वर्य, ये फैला हुआ ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या चीज को बोला? ये नदी, नाले, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये पूरा प्लेनेट, 70% पानी, ऐसा जंगल, ऐसी वैरायटी, ऐसे फल, ऐसे फूल, है ना, वो हिमालय में एक फूलों की घाटी, है ना, क्या क्या नहीं है। अभी हम गंगोत्री में शिविर किए, वहाँ शिविर करने का कुछ अपना ही मजा अलग था। तो ये फैला हुआ ऐश्वर्य। अब ये समझ में आया कि ये ऐश्वर्य का आधार क्या है। ऐश्वर्य का आधार क्या है? 3 क्रिया, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया। और क्रिया का आधार क्या है? मूल ऊर्जा। मूल ऊर्जा वश तीनों क्रिया। तो संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार क्या है? मूल ऊर्जा।
संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार है, इसलिए एक परंपरा ने उसको ईश्वर के रूप में पहचाना। संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार है, इसलिए एक परंपरा ने उसको नाम दिया ईश्वर, है ना। जैसे हमने क्रिया शून्य, स्थितिपूर्ण, ऊर्जा स्वरूप, पारगामी, निराकार, अखंड, अप्रभावित, अद्वितीय, व्यापक, अजन्मा और अनादि, ऐसे बहुत सारे नाम दिए। तो ये क्लैरिटी हुई कि किसी एक परंपरा ने उसको ईश्वर का नाम दिया। और ईश्वर के बारे में हमने क्या कहा? कण कण में ईश्वर है। तो क्या समझ में आया? कण कण में, कण कण में, कण कण मूल ऊर्जा कण कण से आर पार है। तो क्या समझ में आया? कण कण में ईश्वर है और ईश्वर में कण कण है। कण कण में ईश्वर है और ईश्वर में कण कण है, तो ईश्वर दर्शन हो गया। ईश्वर को प्राप्त करना है या ईश्वर प्राप्त है ही? तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, ईश्वर प्राप्त है ही और इससे निकलने की भी कोई जगह नहीं है। तो ईश्वर कहाँ है? बेडरूम में भी है, बाथरूम में भी है, किचन में भी है, ठीक। तो खाली स्थान, ये स्पेस खाली नहीं है। एक ऐसी महिमा जो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। एक ऐसी पूर्णता जिसमें होने मात्र से सभी इकाइयों में पूर्णता की प्यास है। मानव के अलावा सभी इकाइयां अपनी पूर्णता को निश्चित आचरण के रूप में व्यक्त करती हैं। मानव में उसकी पूर्णता की प्यास निश्चित आचरण की अपेक्षा में है। ज्ञानपूर्वक मानव अस्तित्व क्यों है, मैं क्यों हूँ, करना क्या है, इसको पहचानता है तो अपनी पूर्णता को पहचानता है, तो अपनी पूर्णता को निश्चित आचरण के स्वरूप में व्यक्त करता है। बोलो। अभी पता लगा जो आपने बोला ना, ज्ञान ही इष्ट है। ये पूरा ज्ञान है, हाँ। वही ईश्वर है, वही इष्ट है, वही समझना है। हाँ। तो वो समझ में आया। और अब पता लगा मैं कौन हूँ, संसार क्या है, करना क्या है। गुड, ठीक। तो धीरे धीरे तो संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार है। तो अब तक जब हम कह रहे थे कि कण कण में ईश्वर है, ये हमने सुना था। तो कण कण में ईश्वर है तो कण के बाहर है कि नहीं है, इस पे चर्चा नहीं थी। तो कण कण में ईश्वर है और कण के बाहर नहीं है, तो ईश्वर खंडित है। तो पता चला कि कण के भीतर भी ईश्वर, कण के बाहर भी ईश्वर। ईश्वर से मुक्त कोई जगह है ही नहीं, सभी जगह ईश्वर है ही है और सभी इकाइयां ईश्वर में हैं और इकाइयों को ईश्वर से बाहर निकलने का भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो एकमात्र चीज जो जीवन रूप में भी मुझको प्राप्त है और मानव रूप में भी मुझको प्राप्त है, एकमात्र चीज जो मुझको हमेशा प्राप्त है, बाकी सब कुछ मुझको प्राप्त करना है। शरीर मुझको प्राप्त करना है, खाना मुझको प्राप्त करना है, घर मुझको प्राप्त करना है, बच्चा मुझको प्राप्त करना है, ज्ञान मुझको प्राप्त करना है। क्या चीज़ है जो हमेशा प्राप्त है ही? तो ईश्वर हमेशा प्राप्त है ही। उसको पाने के लिए कुछ करना है या उसको अनुभूत करने के लिए अपनी पात्रता को विकसित करना है? तो ईश्वर प्राप्त है ही। हमारे घर में पति प्राप्त है ही, पत्नी प्राप्त है ही, बच्चे प्राप्त हैं ही। नहीं है तो क्या नहीं है? उनको समझने की योग्यता हमारी नहीं है। मैं भी उपलब्ध हूँ स्वयं के लिए,
लेकिन मेरे को स्वयं को समझने की पात्रता नहीं है, इसलिए स्वयं को शरीर मानता हूँ, शरीर के साथ रोना गाना करते रहता हूँ, जबकि मैं नित्य उत्सव पूर्वक जीने वाली वास्तविकता हूँ। माइक में टाइम लेट हो जाता है। माइक के बिना कुछ नहीं होता। ये अनुभूति काफ़ी है क्या, जो भी हमको अनुभूति है? अभी जो अनुभूति आपको हो रही है, कितने लोगों को अनुभूति हो रही है? अच्छा लग रहा है? हाँ, है ना? ये शिविर का प्रभाव है। तो ये काफ़ी है या इसके आगे भी कुछ है? मैं ज्ञानी हूँ, मैं मानता हूँ। एक हफ्ते के बाद ये नहीं रहेगी। हाँ, और हो सकता है कल ना रहे। नहीं, ये रहेगी। ये अनुभूति अपनी हो जाए। हाँ। वो क्या था कि हमारे बचपन में एक वो मिट्टी का एक तारा बजाने वाला आता था, वो 1 रुपया 50 पैसे कुछ लेता था। जब वो बजाता था तो हम घर वालों से जिद करके उसको खरीद के ही लाते थे, और जब हम बजाते थे तो इतना बेसुरा बजता था कि पटक के फोड़ ही देते थे। तो जब मैं जिंदगी बजाता हूँ तो आपको लगता है कि ये जिंदगी मेरी है। जब घर जाके आप बजाओगे तो फिर आप बोलोगे ये सब कहने सुनने की बातें हैं, थियोरी में थोड़ी होता है, प्रैक्टिकल थोड़ा ही होता है। फिर आप ऐसा कह के अपने मन को सहला लो। भैया ये इसमें फ़र्क ये है, अनुभूति होना और अनुभूति होना बताना, इसका फ़र्क है मेरे ख्याल से। अनुभूति होना ही पर्याप्त है, होगी तो बताने में आई जाएगी। हाँ। हेलो सर, स्वर्ग और नरक ये हमारा इमेजिनेशन है, और ठहर जा भाई, ठहर जा, ठहर जा, बैठ जा, बैठ 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 जा। जो पकड़ में आया वो नहीं पकड़ना है, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। टिको, कोई चीज पे पहले टिकना सीखो। हाँ जी, तो देखिए सर, एक प्रश्न पूछ लूँ स्पष्टता के लिए, हाँ। क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ सर। जड़ परमाणु ऊर्जित होकर जब इससे भौतिक क्रिया करके पदार्थ हो गया, जड़ परमाणु ऊर्जित होकर रासायनिक क्रिया करके प्राण स्थिति में आ गया, जड़ परमाणु जीव क्रिया करके और वो इसमें आ गया जीव अवस्था में, जीव। हाँ, इसी थर्ड स्टेज पे क्या मैं ये समझ लूँ कि साथ ही साथ जड़ परमाणु रासायनिक क्रिया को इतना विकसित करके उसमें चैतन्यता भी आ गई। आपने कहा ना चैतन्य भी उसी का रूप है, तो इसी अवस्था में जड़ रासायनिक क्रिया इतना विकसित हुआ कि चैतन्य परमाणु उसको चला सकता है, उसको चला। तो ये जीव अवस्था में भी होगा और सेम ही चीज थर्ड अवस्था ही मानव में भी होगा, यही क्रिया दोनों में। थैंक यू सर। जीवन ही शरीर को चलाता है जी, मस्तिष्क के माध्यम से। हाँ जी, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो देखिए, इसी को हमने कुछ और नामों से पहचाना, ज्ञान, नित्य, सत्य, शुद्ध, बुद्ध है। पुण्य नहीं, इसको पुण्य नहीं बोल सकते। नित्य मतलब हमेशा है, सदा सदा एक सा विद्यमान। सत्य मतलब हमेशा एक जैसा भासमान, कोई चीज है ये एहसास होता है। सत्य का मतलब, तो सत्य ये हो गया। परसों से हमने 3 शब्दों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी कि एक मानव सुखी हुआ है तो उसके सुखी होने का प्रमाण है कि वो न्यायपूर्वक जी सके, धर्मपूर्वक जी सके, सत्यपूर्वक जी सके। तो न्यायपूर्वक जीने का प्रमाण की चर्चा हमने की। धर्म को हमने 4 अवस्थाओं के धर्म के स्वरूप में समझा, और फाइनली सत्य को हमने समझा कि ये खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है,
क्योंकि ये क्रिया शून्य है और इसका भास होता है, इसलिए इसको सत्य के रूप में पहचाना। बुद्ध का मतलब है ये बोधगम्य है, इसको जाना जा सकता है। और शुद्ध का मतलब है ये सुखप्रद है। ये खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है, एक ऐसी महिमा जो स्वयं में क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है और सारी क्रियाशीलता किसी पूर्णता के स्वरूप में व्यक्त होती है। इसी महिमा को जब मानव पहचानता है तो वो सुखप्रद है। क्या मतलब? सुखप्रद है। ये वास्तविकता आत्मा से भी आर पार है, इसलिए एक नाम परमात्मा है। ये वास्तविकता, कल हम आत्मा की चर्चा करेंगे, उससे भी आर पार है, उससे भी सूक्ष्म है, तो आत्मा से भी परम है, इसलिए एक नाम परमात्मा। इसलिए कहा इसका एक नाम कि इसके जैसी कोई दूसरी वास्तविकता नहीं है और कोई फैली हुई वास्तविकता है, ना ये किसी से पैदा हुआ ना कोई इससे पैदा हुआ। इसका नाम अल्लाह है। तो अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा है ना। तो परमात्मा ईश्वर सुखप्रद है। तो परमात्मा अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है। परमात्मा अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है। परमात्मा विचार काल में समाधान बराबर सुख के रूप में प्राप्त है। परमात्मा आचरण काल में न्याय बराबर उभय तृप्ति के रूप में प्राप्त है। और परमात्मा व्यवसाय काल में नियम बराबर परिवार में समृद्धि और प्रकृति में संतुलन के स्वरूप में प्राप्त है। इससे ज़्यादा आदमी के जीने का कोई आयाम होता नहीं। या तो आदमी व्यवसाय काल में होता है, या आदमी व्यवहार काल में होता है, या आदमी विचार काल में होता है, या आदमी अनुभव काल में होता है। इससे अधिक आदमी के जीने का कोई फैलाव नहीं है। तो आदमी के जीने के सभी फैलाव में परमात्मा सअस्तित्व के स्वरूप में कैसे व्यक्त है, तो कहा कि ये परमात्मा सुखप्रद है, शुद्ध है, सुखप्रद है। तो परमात्मा अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है, विचार काल में समाधान के रूप में प्राप्त है, आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है, और व्यवसाय काल में नियम के रूप में प्राप्त है। क्या मतलब हुआ? ये खाली स्थान अपने में सुखप्रद वस्तु है। देखिए, कल्पनाशीलता सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? असीमित वस्तु है। तो कल्पनाशीलता क्या है? जीवन रूपी वास्तविकता और व्यापक वस्तु के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव कल्पनाशीलता है। ये खाली स्थान, ये ऊर्जा, ये मूल ऊर्जा जीवन के सहअस्तित्व में कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। और हमारा सुख क्या है?
जब मैं कल्पनाशीलता से किसी वास्तविकता को पहचानता हूं, हम 7 दिन से क्यों हॉल में टिक पा रहे? क्योंकि हमारी लगातार कल्पनाशीलता कहाँ लगी हुई है? किसी वास्तविकता को समझने के लिए हमारी कल्पनाशीलता लगी हुई है। और जब भी मेरे को उस वास्तविकता का भास होता है, आभास होता है, वो सुखदायी है कि नहीं है? समाधान बराबर सुख। समाधान अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? समाधान अपने आप में एक असीमित वास्तविकता ही है। तो इस रूप में पता चला कि व्यापक वस्तु स्वयं में सुखप्रद है, वो भाव के रूप में हमको उपलब्ध है, संपूर्ण भाव का आधार है, इसलिए एक नाम महाभाव है। संपूर्ण भाव का आधार है, इसलिए एक भाव महाभाव है। इसी को महाभाव कहा। संपूर्ण अस्तित्व के मूल में कारण जो है, इसलिए एक नाम महाकारण भी है। महाकारण और महाभाव भी इसी को नाम दिया गया है ना? तो भाव क्या है? भाव अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु? भाव अपने आप में असीमित वस्तु है। तो एक बात ये पता चली कि देखो, जैसा कि हमने पहले चर्चा किया था, क्या कि मैदा अपने आप में कोई अच्छा स्वाद नहीं है, लेकिन मैदा की जलेबी बन गई तो जलेबी से क्या चीज़ का स्वाद व्यक्त होता है? तो जलेबी और चाशनी के सहअस्तित्व में जलेबी का स्वाद है। जलेबी में केवल चीनी का स्वाद नहीं है ना, चीनी घोल के पी लिए, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब है, अब यदि हम मानव में देखेंगे, कोई पूछे कि आखिर सभी मानव में सुख की निरंतरता की चाहत है ही क्यों, ये कहाँ से आ गई? धरती के सभी मानव में ये जो निरंतर सुख की चाहत है, ये कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? सभी में एक समान कैसे है? क्वेश्चन बनता है नहीं, है ना? तो सभी मानव में जो शरीर को चलाने वाला जीवन है, वो मूल ऊर्जा में ऊर्जित है ही, लेकिन उसको जानता नहीं है। तो मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने मात्र से जो सुख की प्यास है, सुखप्रद वस्तु में डूबा है, इसलिए सुख की प्यास उससे व्यक्त है। व्यापक वस्तु क्या है? सुखप्रद है। शुद्ध है मतलब सुखप्रद है। तो एक ऐसी वास्तविकता जो स्वयं में सुखप्रद है, उस वास्तविकता में मैं डूबा हूं, इसलिए वो सुख की चाहना के रूप में व्यक्त होता रहता है। सभी मानव में जीवन उस पूर्णता में ऊर्जित है, पूर्ण वस्तु में ऊर्जित है, इसलिए सभी मानव में पूर्णता की प्यास है। यानी अपूर्णता है। अपूर्णता है, समझने की अपूर्णता है। समझेगा तो पूर्ण हो जाएगा, और समझने के लिए असीम क्षमता मौजूद है ही। तो समझने के लिए प्रेरणा उपलब्ध है कि मुझ में पूर्णता की प्यास है, मुझ में सुख की निरंतरता की प्यास है, मुझ में पारदर्शिता की प्यास है, मुझ में अखंडता की प्यास है, मुझ में अप्रभावित रहने की प्यास है। मुझे उसको पाना है। तो पूर्णता की ओर प्यास है, कुछ कमी है, इसलिए पूर्णता को प्राप्त करना है। क्या कमी है? समझने की कमी है। बस वो एक यात्रा है। कमी है कि यात्रा है? कमी बोलने से फिर गाली जैसा लगता है। नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है तो कि कमी नहीं है, यात्रा है। भैया ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला बेवकूफ़ हूँ, बाकी सबको समझ में आ गया, ऐसा लग रहा है। वो तो देखो, अब आपकी चॉइस है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। सच्चाई जो लेकिन सच्चाई यही है कि आदमी को बार बार गाली दिया जाए, या आदमी को ये बताया जाए कि देखो ये तुम्हारी यात्रा है, यहाँ तक पहुँचे हो, इतना काम कर लिया, इतना काम शेष है, तो ये सुखद लगता है। सच्चाई भी यही है। यही सच्चाई है ना?
तो नेगेटिव शब्दों को यूज करने की बजाय हम यदि प्रक्रिया को देखते हैं तो हम प्रक्रिया को पहचान के सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब समझ में आ गया कि सभी मानव में पारदर्शिता की चाहत क्यों है, क्योंकि पारदर्शिता में डूबा भीगा गिरा है। पूर्णता की चाहत क्यों है, क्योंकि पूर्णता में डूबा भीगा गिरा है। सुख की चाहत क्यों है, क्योंकि सुख रूपी वस्तु में डूबा भीगा गिरा है। अखंडता की चाहत क्यों, अखंडता मतलब मेरी कथनी करनी एक हो, ये अखंडता है। मेरी कथनी करनी अलग अलग है, ये विखंडन है। चाहत क्यों है, क्योंकि मैं किसी है। तो अब ये समझ में आता है कि एक मानव में जो अपेक्षाएं हैं वो मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के स्वरूप में व्यक्त है। सारी अपेक्षाएं पूरी हो जाएं तो जिसमें मैं ऊर्जित हूं उसको जान लूं तो अपने आप को पा जाऊं और इस अस्तित्व की बारात में शामिल हो जाऊं। तो क्या समझ में आया? खाली स्थान को ना समझना ही जिंदगी का खालीपन है। बढ़िया। तो क्या करना है? सअस्तित्व को समझना है, सअस्तित्व में जीना है और सअस्तित्व को दूसरे को समझाना है, समझने में सहयोग देना है। इतना ही कुल काम है, क्योंकि अस्तित्व सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है, सहअस्तित्व नित्य प्रगटनशील है। मानव के अलावा सभी इकाइयाँ अपनी पूर्णता को व्यक्त करती हैं। मानव में अपनी पूर्णता की चाहत है, समझ पूर्वक अपनी पूर्णता को व्यक्त करता है। इसी का नाम शरीर यात्रा है। ये यात्रा दी क्यों है? मतलब पूर्णता के समझ के साथ भी हम आ सकते थे, मतलब ये पूरा समझ आ रहा है, पर ये जो यात्रा दी है कि हम पूर्णता को समझे, जो पूर्णता है तो हम पूर्णता के समझ के साथ ही आते हैं। ये यात्रा की क्या आवश्यकता है? तीसरा शिव, एग्जिस्टेंस को, एग्जिस्टेंस जैसा है उसको मेरी कल्पना में लाना है कि मेरी कल्पना के अनुसार एग्जिस्टेंस को होना है? नहीं, हम पहले से पूर्ण हो सकते थे ना, अगर हम पूर्ण का हिस्सा है तो। पूर्णी है, पर पूर्ण की समझ हो सकती थी, वो बोल रहा हूँ। तो पूर्ण की समझ तो हो रही है, और क्या हो रहा है? यही करना है। पर ये करना ही क्यों है? यात्रा क्यों करना ही क्यों है? तो इसका नाम पशु है। यदि ये नहीं करना है तो इसका नाम पशु है। पशु की वो स्थिति है कि उसको पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, और वो अपने आचरण के साथ, शरीर के साथ पूर्ण है। ठीक है, ये समझ आया। मानव शरीर चलाते ही मानव में कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता का मतलब ही है कि कल्पना में समझने की ताकत है। समझने की ताकत है का मतलब मुझको समझना है, मुझे समझना है। और तो कल्पनाशीलता आने की जगह सीधा ज्ञान ही टपक जाता। ऐसा अस्तित्व में विधान नहीं है, क्योंकि क्रमिक विकास है। इवोल्यूशन को देखोगे तो क्रमिक इवोल्यूशन है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन है, अचानक कुछ नहीं है। पदार्थ अवस्था तृप्त होता है तो प्राणावस्था प्रकट हुआ। ऐसे देखने जाएंगे तो मानव ने जीवन ने शरीर चलाना शुरू किया। अभी जीवन शरीर चला, पशु में जीवन शरीर चला सकता हूं केवल इतना प्रमाणित करता है। जब जीवन अपना जीवन का उपलब्ध होना, जीवन का उपलब्ध होने का मतलब है कि जीवन जो जड़ वाले बंधन से उनसे मुक्त हो गया, वो जीने की आशा से युक्त हो गया, अब वो आगे की जर्नी पूरी करेगा। तो ये जर्नी है। तो ये अभी हम जर्नी है और अभी हम इवॉल्व हो रहे हैं। हाँ। और हम पूर्णता की समझ के तरफ जा रहे हैं। हाँ। फिर जब पूर्णता मिल जाएगी तो उसकी निरंतरता, जो समझ आ जाएगी तो उसकी निरंतरता बना रहेगा। फिर निरंतरता बना रहेगा, पर हम इवॉल्व, नेक्स्ट जनरेशन में इवॉल्व स्पीशीज रहेगी। हाँ, पर यह अंत नहीं होगा। जानने के बाद भी फिर यात्रा क्या बची? हाँ, फिर यात्रा ये बची कि जैसे सही मायने में देखा जाए, अभी हम अपनों के साथ जी रहे हैं कि अपनों से जूझ रहे? ठीक हो गया। अब जैसे जैसे हमारी ये क्लैरिटी बनेगी, वो अपने में जीना, अपने भाव और विचार में नेगेटिविटी का ना होना
और अपनों के साथ जीना, ये ग्रेजुअल काम करता जाएगा। एक स्थिति आ गई कि आप पूर्ण हो गए, आपने पूर्णता को पा लिया, फिर आपका ये आवश्यकता रहेगा कि नहीं रहेगा कि मेरा परिवार पूर्ण हो जाए। जब कोई आपने इतनी बड़ी चीज को पा लिया तो क्या परिवार तक वो सीमित रहेगा कि पूरे समाज तक फैलेगा? पूरा समाज। तो सूत्र है, हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। आज यदि आर्किटेक्चर के रूप में आपके पास कोई महत्व है तो उस महत्व को आप केवल पैसे के लिए ही प्रकट नहीं करते हो, अपनी एक योग्यता, अपनी एक समझ बनी है बिल्डिंग के बारे, उसको भी व्यक्त करके हमको तृप्ति मिलती है। मुझको बिल्डिंग के बारे एक समझ मिली है, उसको तृप्त करके मुझको तृप्ति मिली है। मुझको पूरे एग्जिस्टेंस की समझ हो गई है, इससे क्या तृप्ति मिलेगी और इस तृप्ति की स्थिति क्या होगी? तो पूरी धरती पे मानव जाति को पूरा हो जाए, ये पूरी धरती पे मानव व्यवस्थित हो जाए, हमारा इकोनॉमी से लेके हमारा हेल्थ सिस्टम से लेके हमारा है ना राजनीति से लेके अभी ये फैलता जाएगा। अभी जैसे यात्रा है और हम इवॉल्व हो रहे हैं, अब जब पूरा समाज इवॉल्व हो जाएगा और जब सबको पूर्णता की समझ आ जाएगी तो फिर करने को बचेगा क्या? जो पशु करते हैं खाएंगे। और अरे नहीं, बिना समझे ऐसे ही क्वेश्चन करोगे और ऐसी बात करोगे, इसका मतलब ये हुआ वो जलवा उसका देखा ही नहीं ना बिल्कुल भी। यदि एक बार वो हो गया तो फिर क्या पता चलेगा? एक उस लेवल पे पहुंच के पता चलता है कि अनंत धरतियां हैं और अनंत धरतियां मेरी पहुंच में हैं, वो मेरे पहुंच के अंदर है। तो जो काम मैं एक प्लेनेट पे करता हूं वही काम 5 प्लेनेट पे करूंगा, वही काम 100 प्लेनेट पे करूंगा। और ये कितने साल का काम है? ये कितने साल का काम है? ये अनंत शरीर यात्राओं का रोजगार मिल गया तो बेरोजगारी खत्म। थोड़ा सा तो करके देखो, पता तो चले। बातचीत सुनना और बातचीत करना बिल्कुल अलग दुनिया है, उसमें उतर के 4 कदम चलो तो उसका स्वाद पता चलेगा। हाँ जी। मेरे अंदर बाहर सब कुछ है, मैं ईश्वर में हूँ, मैं उसी में हूँ, मेरे अंदर भी है बाहर भी है। ये जानने के बाद और क्या जानना है? ये अभी सोचना है कि जान लिया? नहीं, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन है, ये लॉजिकल कंक्लूजन है। यस, ये कंक्लूजन है कि हाँ, लॉजिकल कंक्लूजन के रूप में इतना ही रहेगा। हाँ। ये अनुभूति में आ जाए हाँ। तो अनुभव काल में, आनंद के रूप में, विचार काल में, समाधान के रूप में, अनुभूति में और इसकी निरंतरता बनी रहेगी, बढ़ता जाएगा, बढ़ता और जाएगा, निरंतर होता जाएगा, तो वो शांति आती जाएगी, तृप्ति आती जाएगी, आती जाएगी, आ जाएगी। है क्या? अभी याद नहीं, आएगा तो बताऊंगा। हाँ बेटा बोलो। अच्छा नहीं, हाँ जी भैया आपने जो एग्जाम्पल दिया कि जलेबी वाला, इसका मतलब पूरा चाशनी का समझना ही रह गया। चाशनी में सब कुछ है, चाशनी में सब कुछ है तो हर एक के साथ वही संबंध नजर आएगा जो अपने बच्चे के साथ नजर आएगा, जो अपनी बहन के साथ नजर आएगा, जो अपने भाई के साथ नजर आएगा, जो अपने गुरु। किसी एक को अपना स्वीकारते हैं तो क्या सुख है, चाहे वो दोस्त के रूप में हो, चाहे वो गुरु के रूप में हो। पूरी धरती के सारे लोग एक परिवार जैसा फील हो जाए और उसके बाद तमाम धरतियों के भी दर्शन होने लगें तो क्या मजा है। ये चेतना का विस्तार। माइक ले लो, माइक ले लो। नहीं, ये भी पता था जो मतलब जो आप बोल रहे हो कि फिर तमाम धरतियों का वो हम चेतना करेंगे, फिर हम ये शरीर क्यों धारण करेंगे? ये शरीर की एक सीमितता है और मतलब बाद में जो आप बोल रहे हो वो फिर अलग हाँ शरीर होगा और क्या, दूसरा शरीर होगा। मैं किसी जैसे पोस्टिंग होती है ना, अभी राजस्थान में पोस्टिंग है ना, गुजरात में पोस्टिंग है, तो अपनी पोस्टिंग किसी दूसरे प्लेनेट पे कर लेंगे। हाँ, मतलब जो फिर वहाँ शरीर चलाएंगे। हाँ, जिसको खाने से ऊर्जा नहीं, अलग अलग धरतियों पे शरीर चलाना, उन धरतियों को समझना और वहाँ इवोल्यूशन करना, प्रमोशन हो जाएगा। है
पोस्ट, बड़ा पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा, फिर बड़ा शरीर या अच्छा कैपेबल शरीर। हाँ, और हर धरतियों की स्थिति अलग है, हर धरती की अपना एक स्वरूप है। कितना आदमी जानना चाहता है, मैं पूरे ब्रह्मांड को जानना चाहता हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड को देखना चाहता हूँ, और केवल देखना ही नहीं चाहता हूँ, अपना उसमें योगदान, अपना उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। उस कंट्रीब्यूट करने में मेरा ऑब्जर्वेशन आता है, उसमें मेरी क्षमताओं का विस्तार होता है। एक आदमी की क्षमताओं का क्या विस्तार हो सकता है, एक आदमी की उपयोगिता का क्या विस्तार हो सकता है, और उसकी खुशी का क्या विस्तार हो सकता है, वो अभी हमारी कल्पना में है ही नहीं। ब्रह्मांड जब मैं कह रहा हूं तो मतलब पूरा अस्तित्व। ब्रह्मांड नाम इसलिए दिया कि बेसिकली ये जो खाली स्थान है ये फैली हुई वस्तु है, इसलिए इसका एक नाम ब्रह्म भी है, इसका एक नाम ब्रह्म भी है। ब्रह्म में एक पिंड है, इसका नाम ब्रह्मांड है। इकाइयों को पिंड बोला, इसलिए इसका नाम ब्रह्मांड है। ये खाली स्थान फैली हुई वस्तु है, असीम वास्तविकता है, इसलिए इसका एक नाम ब्रह्म। ब्रह्म शब्द जो है फैली हुई वस्तु को इंगित करता है, ब्रह्म। तो ब्रह्म अपने आप में फैली हुई वस्तु को इंगित करता है, तो इसका मतलब है ये जो इकाइयां हैं इनको पिंड कहा, तो ब्रह्म में पिंड हैं, इसलिए ब्रह्मांड है। देखिए कुछ कंक्लूजन पे बात कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं, ब्रेक की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, सभी एक साथ कुछ कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तक हमने ये सुना था ईश्वर की महिमा, जैसा हमने अभी तक सुनी थी। क्या सुनी थी? ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, ईश्वर सृष्टि को चलाता है, ईश्वर सृष्टि को नियंत्रित करता है। ठीक, सबको बनाने वाला मिटाने वाला वही है, ऐसा हमने सुना था। अब समझा तो क्या समझ में आया? ठहर जाओ। समझा तो ये समझ में आया कि जो हम समझ रहे थे, जितनी महिमा हम समझ रहे थे उससे और ज्यादा बड़ी महिमा निकली। क्या महिमा निकली? किसी को चलाना तो फिर भी समझ में आता है, तो ईश्वर सबको चलाता है कि ईश्वर में होने मात्र से सब चलता है। ईश्वर किसी को बनाता है कि ईश्वर में होने मात्र से सब बनता है। ईश्वर किसी को नियंत्रित करता है कि उसमें होने मात्र से सब नियंत्रित हैं। तो ईश्वर किसी पे शासन करता है कि उसमें होने मात्र से इकाइयां स्वानुशासित हैं, स्वनियंत्रित हैं, स्वनियंत्रित हैं। तो एक ऐसी महिमा, एक ऐसी अद्भुत महिमा जिसमें होने मात्र से, वो करता कुछ नहीं है, वो कुछ करता नहीं है, लेकिन उसमें होने मात्र से सब कुछ होता है। अहम ब्रह्मास्मि नहीं है, ये सब पुराना कैसेट बज रहा है। अहम ब्रह्मास्मि नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सीमित हूं, असीमित नहीं हो सकता। ब्रह्म असीमित है। ठीक, तो क्लैरिटी बनी रहे। इकाई असीमित होगी क्या? असीमित इकाई होगा क्या? ईश्वर से सब कुछ पैदा हुआ कि ईश्वर में सब कुछ पैदा हुआ? तो ईश्वर में सब कुछ पैदा हुआ। ईश्वर में होने मात्र से सब चलता है, ईश्वर में होने मात्र से सब नियंत्रित रहता है, ईश्वर में होने मात्र से इकाइयां स्वानुशासित रहती हैं। एक ऐसी महिमा जो स्वयं में क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है, एक ऐसी महिमा को हमने ईश्वर के रूप में पहचाना। क्या समझ में आया? अब हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? हमको दूसरे को नियंत्रित करना है कि स्वनियंत्रित होना है?
दूसरे को चलाना है कि स्वयं चलना है? दूसरे पे शासन करना है कि स्व अनुशासित होना है? क्योंकि यह पूरा अस्तित्व ही ऐसा है। कैसा काम है? आराम का काम। दूसरे को हाँकना मुश्किल काम है, अपने को चलना है, यह आराम का काम है। ईश्वर कैसा है? वो किसी को प्रभावित नहीं करता। ईश्वर किसी को प्रभावित नहीं करता, उसमें होने मात्र से इकाइयां अपनी पात्रता के अनुरूप प्रभावित हैं। ठीक वैसे ही जब एक व्यक्ति में ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती, तो वो क्या करता है? वो दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। रूप बल धन पद। जब खुद में समझ नहीं है तो दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करता है, और जब एक व्यक्ति ज्ञान संपन्न हो जाता है, वो किसी को प्रभावित करता है कि सब उससे प्रभावित होते हैं? क्या आराम का काम? जब प्रभावित करते हैं तो कोई होता नहीं, जब प्रभावित होते नहीं तो सब होते। तो बेकार थकने का काम कर रहे। हाँ जी बोले। मैं ईश्वर में हूं, ईश्वर मुझसे आर पार है। मुझको ईश्वर को समझने की पात्रता आ जाए, इसी का नाम शरीर यात्रा है। यही मानवीय पुरुषार्थ है। हाँ, मतलब मैं इकाई हूं, ईश्वर में हूं, तो सहअस्तित्व को समझ जाऊं। इसलिए सहअस्तित्व को समझना है, सहअस्तित्व में जीना है, सहअस्तित्व को दूसरे को समझने में सहयोग देना है। सहअस्तित्व को ही दूसरे शब्दों में कहा न्याय धर्म सत्य। जैसे अब सत्य क्या हो गया? अब सत्य क्या है? क्या समझ में आ गया? सत्य क्या है? मूल ऊर्जा। मूल ऊर्जा। धर्म क्या है? मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयां। मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयां बराबर सह अस्तित्व। तो सत्य क्या है? मूल ऊर्जा। धर्म क्या है? मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयां। और न्याय क्या है? न्याय क्या है? मानव इस सहअस्तित्व को समझकर, धर्म को समझकर, मानव मानव के साथ और मानव प्रकृति के साथ जो व्यवहार करता है, तो बेसिकली धर्म को समझकर मानव और प्रकृति के साथ में मानव की परस्परता। तो न्याय क्या है? इकाइयों की परस्परता। इकाइयों की परस्परता। इसको एक नाम से बोला तो बेसिकली ये सह अस्तित्व है। एक शब्द में बोलो तो सह अस्तित्व, 3 शब्द में बोलो तो न्याय धर्म सत्य। है ना? नहीं सर। हाँ, मतलब प्रश्न मूर्खतापूर्ण हो सकता है, लेकिन मैं और ईश्वर अलग अलग नहीं हूँ, ये कंफ्यूजन। मैं और शरीर, मैं और ईश्वर अलग अलग नहीं है। अलग अलग नहीं हूँ, साथ साथ हैं, यही समझना है। ये समझना है ना? हाँ। अलग अलग हो भी नहीं सकते। हाँ जी, पीछे माइक। सर तो फिर जैसे खाली स्थान को हमने ईश्वर माना है, जान के माना है, पर जैसे जान के नहीं माना, अभी सुन के माना। ठीक है, सुन के लॉजिकली माना है। लॉजिकली माना है। पर तो फिर जो पूजा पाठ होते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? जितना भी पूजा पाठ है, थोड़ा सा दोपहर बाद जब चर्चा करेंगे ना मन वृत्ति चित्त बुद्धि का, तब पूजा पाठ की चर्चा कर लेंगे।
और जैसे हम कोई भी विश वगैरह भी मांगते हैं भगवान जैसे अगर कुछ भी बोलते हैं भगवान से कि भगवान लाइक प्रार्थना करते हैं भगवान से लौट के आने के बाद भगवान को समझेंगे, देवी देवता को समझेंगे और भूत प्रेत से मिलने की इच्छा होगी तो मिलवाएंगे।